हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी अध्यापिका अंजना। आज मैं आपके लिए लाई हूँ संज्ञा चैप्टर नंबर 10। तो आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संसार में सभी के परिचय का आधार संज्ञा है, यानी कि कृष्ण और सुदामा गुरु के आश्रम के में साथ साथ पढ़ते थे। वह लखनऊ में रहता है। बच्चा खिलौने से खेलेगा। हमने बाजार से फल खरीदे। जीवन में सदा सच्चाई और ईमानदारी को अपनाना चाहिए। उपरोक्त वाक्य में व्यक्तियों और प्राणियों के नाम हैं, स्थानों के नाम हैं, वस्तुओं के नाम हैं, गुण या भावों के नाम हैं। अब व्यक्तियों के नाम कौन कौन से हैं? कृष्ण, सुदामा, बच्चा, गुरु, ये किसके नाम है? व्यक्तियों के नाम हैं। और स्थानों के नाम आश्रम, लखनऊ, बाजार। और वस्तुओं के नाम फल, खिलौने। गुण या भावों के नाम ईमानदारी, सच्चाई, ये क्या है? गुण है। ये सभी शब्द क्या है? संज्ञा है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। यानी कि अभी जो हमने वाक्य में पढ़ा, कृष्णा, सुदामा, गुरु, आश्रम, लखनऊ, बच्चा, खिलौने, ये क्या है? ये नाम है जिन्हें क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। यानी कि किसी भी प्राणी हो या वस्तु हो या स्थान हो, गुण हो या भाव हो, किसी के भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब हम देखेंगे संज्ञा के भेद। साधारणतः संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। परंतु अनेक विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। कौन कौन से? समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। अगर हम साधारण रूप में बात करें तो संख्या के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? अभी हमने पढ़ा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन परंतु कुछ विद्वान संज्ञा के 2 और भेदों को मानते हैं। कौन कौन से? समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो इस कारण से संज्ञा के कुल कितने भेद हुए? 5 भेद हुए। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब चलिए इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराए उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गोपाल, दिल्ली, भारत, चेतक, हिमालय, गंगा, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्योंकि ये जो नाम है वो क्या हमें बोध करा रहे हैं? किसी विशेष प्राणी के होने का बोध करा रहे हैं। तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी वर्ग या जाति के सभी प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध कराए उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्त्री, पुरुष, बालक, लड़का, लड़की, गाय, कुत्ता, पर्वत, गांव, नगर, नदी। तो ये क्या है? ये है जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि ये क्या बोध करा रहे हैं हमें? किसी स्थान, वस्तु या प्राणियों का बोध करा रहे हैं। तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे? जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अब हम तीसरा देखेंगे, भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी वस्तु, प्राणी या स्थान के गुण या दोष, अवस्था या भाव का बोध कराए उन्हें क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। वह क्या कहलाएंगे? भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। जैसे प्रेम, क्रोध, शत्रुता, मित्रता, यौवन, बचपन, बुढ़ापा, खटास, मिठास, ये सब क्या है? ये हमारे भाव हैं। ये ना किसी प्राणी का नाम है, ना किसी स्थान का नाम है।
ये हमारे भाव है जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, किंतु जब विशेष परिस्थितियों, आवश्यकताओं अथवा रूढ़ियों के कारण इन्हें एक व्यक्ति या भाव के लिए प्रयुक्त ना करके व्यक्ति सामान्य या भाव सामान्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। उस समय ये बहुवचन भी हो सकता है, जैसे इस अभागे सूरदास की मदद करें, वह तो विभीषण निकला, अपनों को ही धोखा दे दिया। तीसरा, कश्मीर सुंदरताओं की जन्मभूमि है। अब ऐसे ही दूसरा देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। पहले हमने क्या देखा? व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। अब हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी कोई जातिवाचक संज्ञा जाति का बोध ना कराकर व्यक्ति के विशेष का बोध कराती है, ऐसे में वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे यह देश गांधी और नेहरू का है, तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ये क्या हो गए? ये हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही दूसरा देखेंगे, नेताजी ने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया, तो नेताजी किसकी बात हो रही है? सुभाष चंद्र बोस। यानी कि ये क्या हो गए? ये क्या नाम क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब हम देखेंगे भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञाओं को दो वर्गों में रखा जा सकता है। कुछ संज्ञाएं अपने मूल रूप में भाववाचक संज्ञा होती है, जैसे सुख, दुख, मान, अपमान आदि। कुछ भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों में बनाई जाती हैं, जैसे मित्र से मित्रता, हरा से हरियाली, पढ़ना से पढ़ाई, संस्कृति से संस्कार। तो यानी कि ये बताना चाहते हैं कि भाववाचक संज्ञाओं को दो वर्गों में बांट दिया जाता है। वे एक वर्ग होता है जिसमें भाववाचक संज्ञा भाव बताए जाते हैं, और दूसरा ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें संज्ञाएं भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों से बनाई जा सकती है। जैसे हमने बोला मित्र, तो मित्र से हमें क्या भाव प्रकट होता है? मित्रता। ऐसे ही हरा से हरियाली, पढ़ना से पढ़ाई, संस्कृति से संस्कार। तो ये इस प्रकार से हमारे क्या उत्पन्न हो रहे हैं? भाव उत्पन्न हो रहे हैं। अब हम देखेंगे भाववाचक संज्ञाओं की रचना 5 प्रकार के शब्दों से होती है। जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनाम से, विशेषणों से, क्रियाओं से, अवयव शब्दों से। यानी कि इन्होंने बताया है कि जो भाववाचक संज्ञा की जो रचना है वो कैसे होती है? 5 प्रकार के शब्दों से होती है। यहाँ पे 5 प्रकार के शब्द दिखाए गए हैं। जातिवाचक हो गया, सर्वनाम से हो गया, विशेषण से हो गया, और क्रियाओं से हो गया, अवयव शब्दों से हो गया। अब देखेंगे जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक संज्ञा बनती है हम ये देखेंगे। अब जातिवाचक संज्ञा हो गया चोर, और भाववाचक चोरी। अब चोरी तो हम किसी का नाम नहीं ले रहे, किसी को बुला नहीं रहे, किसी समूह का नाम नहीं है। चोरी क्या है? चोरी करना है, तो वो क्या है? भाववाचक संज्ञा हो गया। ऐसे ही बूढ़ा। अब बूढ़ा हम किसी बूढ़े आदमी को बोल सकते हैं, लेकिन जो उसका बुढ़ापा है वो क्या है? एक भाव है, एक फीलिंग है जिसे हम महसूस करते हैं। ऐसे ही बच्चा। अब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम बच्चा बोलते हैं, लेकिन अब उसका जो बचपन है, बच्चा से क्या बन गया भाववाचक संज्ञा में? बचपन। तो बचपन एक भाव है, तो उसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही लड़का का क्या होगा? लड़कपन। लड़का, हम किसी लड़कों के समूह को क्या बोलते हैं? लड़का। कोई मनुष्य है, कोई लड़का है, तो हम उसको लड़का बोलते हैं। तो अब उसका भाववाचक संज्ञा कैसे बदलेंगे? लड़कपन। लड़का यानी कि लड़कपन। लड़कपन, उसमें लड़कों में क्या होता है? लड़कपन होता है, वो एक भावना है। ऐसे ही शत्रु का शत्रुता। शत्रु कोई हमारा शत्रु है, दुश्मन है,
जैसे हम बोल सकते हैं कि ये मेरा दुश्मन है, उसको हम ऐसे बुला सकते हैं। लेकिन शत्रुता, शत्रुता तो उसे हम बोल नहीं सकते कि ये मेरी शत्रुता है, ये कोई वाक्य नहीं हुआ, लेकिन ये क्या हुआ, भाव हुआ। ये हमारी फीलिंग है, भाव है जो हम महसूस कर रहे हैं कि ये इंसान हमारा शत्रु है, तो वो क्या है, शत्रुता। ऐसे ही मित्र का मित्रता, मित्र हम बोलते हैं जो हमारा मित्र होता है, लेकिन जो मित्रता है वो क्या है, हमारी भावना है, वो एक भाव है जिसे हम किसी का नाम नहीं ले सकते, वो किसी का नाम नहीं है, वो एक फीलिंग है, भावना है जो हम केवल महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसके जरिए आप समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे, पहले हमने देखा जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बनती है कैसे। अब हम देखेंगे सर्वनामों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। जैसे हम किसी को अपना कहते हैं, लेकिन अपना सर्वनाम हो गया, लेकिन भाववाचक संज्ञा क्या होगा इसका, अपनत्व, यानी कि अपनत्व मतलब वो भी एक फीलिंग है। अब ऐसे ही पराया, अब पराया क्या हो गया, हम किसी को पराया बोल सकते हैं कि ये पराया है, इसे हम नहीं जानते ये, लेकिन अगर हम इसे फील करें, महसूस करें, तो वो क्या होगा, उसको हम क्या कहेंगे, वो भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा, परायापन। अब परायापन हम किसी को बोल नहीं रहे कि ये परायापन है, ये तो हम नहीं बोल सकते, हम पराया बोल सकते हैं लेकिन परायापन नहीं बोल सकते, लेकिन हम उस चीज को महसूस कर सकते हैं, तो इसलिए वो क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। ऐसे ही अब हम देखेंगे विशेषणों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। अब जैसे महान, कोई व्यक्ति महान है, हम उसे महान बोलते हैं, लेकिन उसकी महानता एक फीलिंग है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम किसी का नाम नहीं दे सकते कि ये महानता है, इस तरीके से हम उसे नहीं बुलाएंगे, उसे हम क्या बुलाएंगे, ये व्यक्ति कितना महान है। तो महानता भाववाचक है, लेकिन महान क्या होगा, वो होगा विशेषण, वो उसकी विशेषता बता रहा है कि वो व्यक्ति कितना महान है, लेकिन जो उसकी महानता है वो हम फील कर सकते हैं, वो हम बता नहीं सकते, तो वो क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। हम ये बोलते हैं कि हमें स्वस्थ रहना चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य, स्वास्थ्य क्या है, हमें फिट रहना चाहिए, इसको हम क्या, हम फील कर सकते हैं, लेकिन हम उसे बोल नहीं सकते। ऐसे ही गहरा, गहरा हम बोल सकते हैं कि ये गड्ढा कितना गहरा है, लेकिन गहराई क्या है, हम देख सकते हैं, उसे हम बोल नहीं सकते। जो चीजें हम महसूस कर सकते हैं वो हमारी भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ऐसे ही अब देखेंगे हम क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। अब जैसे घबराना, अब घबराना क्या है, क्रिया है कि कोई इंसान घबरा रहा है, लेकिन भाववाचक संज्ञा में अगर इसे हम बदले तो वो क्या हो जाएगा, घबराहट, हमें घबराहट हो रही है, हम उसे महसूस कर पा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अब ऐसे ही हम देखेंगे उड़ना, कोई पक्षी है, उड़ रहा है, हम बोल सकते हैं उसे, हम देख रहे हैं कि वो क्रिया कर रहा है, कुछ कर रहा है, उड़ रहा है, तो हम उसे बोल सकते हैं उड़ना। लेकिन उड़ान, उड़ान क्या है, भाववाचक संज्ञा है। देखना, हम किसी चीज को देख रहे हैं तो वो क्या है, क्रिया है, हम उसको देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, क्रिया कहलाएगी। लेकिन दृष्टि, दृष्टि क्या हो जाएगी, वो हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं जिसको आप पढ़कर समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे समूहवाचक संज्ञा, जो दो अन्य संज्ञा के भेद जो जुड़ गए थे, अब उनके बारे में पढ़ेंगे। समूहवाचक संज्ञा, किसी समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्द समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं, यानी कि वह शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं, समूह के बारे में बताते हैं, समूह को दिखाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, समूहवाचक संज्ञा या फिर समुदायवाचक संज्ञा। जैसे कि भीड़, परिवार, सेना, कक्षा, टीम, दल, गुच्छा, गिरोह, गिरोह आदि। तो अगर हम बोले कि इस जगह पे बहुत सारे लोग, एक जगह पे बहुत सारे लोग हैं,
तो अब हम उसको किस नाम से पुकारते हैं कि हमें बताना है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत भीड़ है। तो हमने उस समूहों को हमने वो किया, समूहों का बोध कराया हमने किस किस शब्द से? भीड़ शब्द से। ऐसे ही परिवार, परिवार में एक व्यक्ति तो नहीं होता, परिवार यानी कि एक से ज्यादा, 2, 3, 4 कितने भी लोग हो सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा लोग होते हैं, तो वो क्या है? वो भी एक समूह है। तो वो समूह का बोध कौन सा शब्द करा रहा है? परिवार। तो परिवार से हमें पता चल रहा है कि इस एक घर में कितने लोग रहते हैं, समूह में लोग रहते हैं। कोई एक रहेगा तो हम उसको परिवार नहीं कहेंगे, एक अकेला व्यक्ति एक घर में रहेगा तो वो परिवार नहीं होगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा व्यक्ति होंगे तो वो क्या कहलाएगा? परिवार। तो वो एक समूह का बोध हो रहा है। ऐसे ही अब हम 5वां भेद देखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से ऐसे पदार्थों का बोध होता है जिनसे विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, दूध आदि। यानी कि जिन शब्दों से हमें किसी पदार्थ का बोध होता है, पदार्थ के बारे में पता चलता है जिस शब्द से, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? द्रव्यवाचक या फिर पदार्थवाचक संज्ञा। अब जैसे कि उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सोना, चांदी, लोहा, ये क्या है? ये पदार्थ हैं। इनके नाम जो है वो क्या कहलाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। ये भी एक नाम है तो ये संज्ञा है, लेकिन ये कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। दूध हो गया, पीतल हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये सब क्या है? पदार्थ हैं। तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आज हमने देखा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था या भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। कुछ संज्ञाएं अपने मूल में भाववाचक होती है, यानी कि कुछ संज्ञाएं ऐसी होती है जो अपने उसमें भाववाचक होती है, जैसे दुख, सुख, मान, अपमान आदि। परंतु कुछ भाववाचक संज्ञाओं की रचना जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव शब्दों से की जाती है। तो इसी के साथ आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।